हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग सेक्शन 12 देखेंगे। इससे पहले सेक्शन 11 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेक्शन 12 में क्या बातें बताई हैं गई हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सेक्शन 12 जो है प्री के हिसाब से सिर्फ पढ़ना है, मेंस में नहीं पूछा जाता कभी। ये छोटा सा सेक्शन है, सिर्फ प्री के हिसाब से आप इसको पढ़ के आगे बढ़िएगा। ठीक, सेक्शन 12 चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है कि उन प्रत्येक वादों में ध्यान रखिएगा, उन प्रत्येक वादों में कोई तथ्य जो न्यायालय को नुकसानी की रकम अवधारित करने में सहायता प्रदान करता है तो वो तथ्य क्या है? सुसंगत तथ्य कहलाएगा, रिलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। किसी वाद में कोई तथ्य जो न्यायालय को उस रकम को अवधारित करने में सहायता प्रदान कर रहा है वो फैक्ट क्या कहला रहा है? सेक्शन 12 के अंतर्गत रिलेवेंट कहला रहा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि कोई भी मामला हुआ, न्यायालय के समक्ष आया और यह कहा गया कि भाई जो आप नुकसानी की रकम है वो अवधारित करना है आपको। किसी भी माध्यम से न्यायालय के समक्ष मामला आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो नुकसानी की रकम है ये अवधारित करना है या निर्धारित करना है, तो उसके निर्धारण के लिए कुछ भी फैक्ट लाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है उससे संबंधित, तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी? वो रिलेवेंट हो जाएगा। कहाँ? सेक्शन 12 के अंतर्गत। ठीक, ये सेक्शन 12 है पूरा। अब सेक्शन 12 में थोड़ी सी चीज़ें और हैं, उनको देख लेते हैं। सेक्शन 12 में ये कहा गया कि नुकसानी के दावों में दो प्रकार के विवादक तथ्य होंगे। ठीक है, इन्हीं पर मैटर आएगा आपका। दो विवादक तथ्य होंगे। दो कौन से होंगे? पहला तो ये होगा कि क्या वादी नुकसानी के लिए हकदार है। पहला प्रश्न ये होगा कि क्या वादी नुकसानी के लिए हकदार है। दूसरा तथ्य क्या होगा? यदि हकदार है तो कितनी रकम के लिए हकदार है। पहला तो ये पूछा गया क्या वादी नुकसानी के लिए हकदार है, यदि हकदार है तो कितनी रकम के लिए हकदार है। तो इन सब चीज़ों पर जो भी फैक्ट आ रहे हैं, जो भी तथ्य न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए तो वो तथ्य क्या होंगे? सेक्शन 12 के अधीन सुसंगत माने जाएंगे। ठीक, यही सेक्शन 12 में बताया जा रहा है। अब आगे इसमें यह देखते हैं कि नुकसानी का जो दावा होगा या तो वो संविदा के तहत या तो वो अपकृत्य टॉर्ट के तहत उसकी भरपाई की जाएगी। नुकसानी का वाद जब भी लाया जाएगा तो या तो अधिकतर संविदा के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाया जा सकता है या तो टॉर्ट के तहत लाया जा सकता है। जैसे ये मान लीजिए कि नुकसानी का दावा है, नुकसानी का दावा। ठीक है, अब ये या तो संविदा के तहत आ सकता है, दूसरा या तो अपकृत्य के अंतर्गत आ सकता है। ये दो हैं आपके, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ये दावा लाया जा रहा है या आपका टॉर्ट के अंतर्गत। ये एक तरह से पूरा सिविल मैटर है। सेक्शन 12 अधिकतर सिविल मैटर में ही लागू होगा। ठीक है, संविदा के तहत कैसे आएगा? मान लीजिए कि कहीं संविदा भंग हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो नुकसानी की अवधारण या क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी वो कैसे निर्धारित होगी, इसके संबंध में जैसे प्रावधान आप देखेंगे यहाँ, तो सेक्शन 73, 74, 75 यहाँ ये बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन है। यहाँ बताया गया है कि किसी को 39 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 39 के अंतर्गत संविदा भंग हो गया है तो संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति की राशि कितनी होगी, इतने यहाँ बताए गए हैं। ठीक, इसमें यह बताया गया कि यदि दोनों पक्षकारों के मध्य कोई समझौता हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है
कि इतनी रकम क्षतिपूर्ति की राशि में दी जाएगी तो उतनी रकम न्यायालय दिलाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित नहीं की गई है दोनों पक्षकारों के मध्य, वहाँ न्यायालय अपने आधार पर तय करेगा कि उस पक्षकार को, जो पीड़ित पक्षकार है, उसको कितनी राशि दी जाए। वो परिस्थितियां न्यायालय देखेगा, वैसे नहीं देगा। क्षतिपूर्ति की राशि देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई निर्धारित नहीं होती है कि इतनी ही दी जाएगी। निर्धारित तभी होगी जब पक्षकार आपस में तय कर लें, वरना जब भी न्यायालय देखेगा तो परिस्थितियों के हिसाब से वो क्षतिपूर्ति की राशि तय की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ तय की जाएंगी। अब टॉट में देखा जाएगा कि भाई कितनी आपको क्षति हो रही है, उस हिसाब से न्यायालय आपको क्षतिपूर्ति की राशि यहाँ पे तय करता है। ठीक है, तो ये विधि के अनुसार यहाँ पर, लॉ के अनुसार यहाँ पर निर्णय सुनाया जाता है। तो यही पूरा सेक्शन 12 के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सेक्शन 12 में सिर्फ छोटी सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नुकसानी के दाव में निर्धारण जब भी बात होगी तो सेक्शन 12 का जिक्र होगा। प्री के हिसाब से सिर्फ इतना जानते रहिए, ये थोड़ा सा हमने डिटेल में बता दिया, ये भी चीज़ें आप जानते रहिए बस। ठीक है, तो ये सेक्शन 12 का था पूरा। चलिए तो सेक्शन 12 में हमने ये इतनी चीज़ें पढ़ी हैं। सेक्शन 12 में हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 12 है क्या, पहले ये हमने इंट्रो दे दिया। दूसरा हमने ये चीज़ बताई कि नुकसानी के दाव में विवादक तथ्य क्या होंगे, दो चीज़ों को हमने बताया कि ये विवादक तथ्य होंगे। तीसरा हमने बताया कि नुकसानी का अगर दावा होगा तो कैसे किया जाएगा, किसी वाद में ही किसी नुकसानी का दावा किया जाएगा हमेशा। तो नुकसानी का दावा या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किया जा सकता है या तो टॉट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें हमने सेक्शन 12 में कवर की हैं। आगे हम लोग सेक्शन 13 को देखते हैं। अभी इससे पहले हमने क्या देखा, सेक्शन 12 में नुकसानी के अवधारण या निर्धारण के संबंध में हमने देखा कि कोई भी फैक्ट दिया जा रहा है नुकसानी के अवधारण या निर्धारण में न्यायालय के समक्ष, तो वो फैक्ट आपका सुसंगत माना जाएगा सेक्शन 12 के अधीन। अब सेक्शन 13 में क्या कहा जा रहा है कि अधिकार या रूढ़ी, जहां अधिकार या रूढ़ी प्रश्नगत है तो वह कब सुसंगत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपका सेक्शन 13 में बताया गया, अधिकार या रूढ़ी के संबंध में ध्यान रखिएगा, अधिकार या रूढ़ी के संबंध में। सेक्शन 13 में जब भी कोई प्रश्न ये उत्पन्न होगा अधिकार या रूढ़ी को लेकर, ठीक है, अधिकार या रूढ़ी को लेकर कभी भी प्रश्न उत्पन्न होगा तो वह सेक्शन 13 के अंतर्गत सुसंगत माना जाएगा। सेक्शन 13 है क्या, यह धारा केवल तभी लागू होती है, कौन धारा, सेक्शन 13, यह धारा केवल तभी लागू होती है जबकि प्रश्न किसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में होता है। यह धारा सेक्शन 13 तभी लागू होती है जब इसके अधिकार या रूढ़ी के प्रश्न, जब अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में होता है। कोई प्रश्न ऐसा है जो उसके अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में है, तभी यह सेक्शन लागू होगी। ठीक, सेक्शन 13 में ये चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं आपको जानना जरूरी है। यहाँ देखिए अधिकार की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। एक शब्द आया है अधिकार, दूसरा शब्द आया है रूढ़ी, ये ध्यान रखिए। ये दो शब्द हैं। अधिकार का क्या मतलब है, अधिकार और रूढ़ी, इन दो शब्दों को हम देखते हैं। अधिकार का मतलब ये है कि यहाँ जो अधिकार बताया गया है इसका मतलब एक ब्रॉड सेंस है, एक बड़े पैमाने पर अधिकार आप लेंगे। ऐसा मतलब जो भी अधिकार आते हैं वो समस्त अधिकार इसके अंतर्गत समाहित माने जाएंगे। कोई भी अधिकार हो, ठीक है, इसके अंतर्गत समाहित माना जाएगा। सेक्शन 13 के अंतर्गत अधिकार शब्द में समस्त अधिकार समाहित सम्मिलित माने जाते हैं, चाहे वो कैसे हो ये अधिकार, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो पब्लिक हो या चाहे वो कैसे हो, प्राइवेट हो,
चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, या चाहे वो जनरल हो। ठीक, ये सब क्या है? चाहे पब्लिक, चाहे प्राइवेट, चाहे जनरल, इनमें से कोई भी अधिकार होंगे वो सेक्शन 13 के अंतर्गत क्या माने जाएंगे? सुसंगत माने जाएंगे। जब भी प्रश्न इन सब चीज़ों को लेकर होगा तो वो सुसंगत माने जाएंगे सेक्शन 13 के अंतर्गत, क्योंकि अधिकार शब्द काफ़ी बड़ा है, इसमें सभी चीज़ें समाहित मानी जाएंगी। ठीक, तो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, जनरल हो, कोई भी अधिकार हो। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि कोई मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है और वह किसी रास्ते से जा रहा है और बी ने उसका रास्ता रोक दिया। इससे यह कहा कि भाई आप जो रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता आपका नहीं है, आप इस रास्ते से नहीं जा सकते। तो ए ये कहते हैं कि भाई जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो यह रास्ता कैसा है? वो पब्लिक आपका राइट है, मेरा वो पब्लिक राइट है। राइट हमने बताया कुछ भी, पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट, जनरल राइट, कुछ भी राइट आपके इसके अंतर्गत समाहित माने जाएंगे। तो ए कहता है कि मेरा ये पब्लिक राइट है, लोक अधिकार है मेरा यह। क्यों लोक अधिकार है? क्योंकि इस रास्ते से जाने का अधिकार हमें आज नहीं मिला, बहुत पहले मिल चुका है। हम 25 या 30 साल से इस रास्ते से आ जा रहे हैं, इसलिए हमें यह राइट प्राप्त हो गया है। अगर ए वो चीज़ें दिखा देता है, फैक्ट, या जैसे कि प्रश्न, ये विवादक प्रश्न क्या है कि क्या इस रास्ते से जाने का ए को अधिकार है, ये विवादक तथ्य हुआ। अब ये दिखा देता है नहीं भाई 25 या 30 साल से लोग इसी रास्ते से आया जाया कर रहे हैं, तो वो तथ्य क्या होगा? सेक्शन 13 के अधीन सुसंगत माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा यह। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका इससे संबंधित मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ अधिकार की बात। अब हम बात कर लेते हैं रूढ़ी क्या होती है। रूढ़ी देखिए कभी भी एक दिन में तैयार नहीं होती या एक दिन में बनती नहीं है। रूढ़ी को निरंतरता चाहिए, समय चाहिए जो व्यतीत हो जाए, उसके बाद वो रूढ़ी का भाग होती है या रूढ़ी बनती है। तो रूढ़ी होती क्या है? तो ऐसी प्रथाएं जो किसी परिवार या क्षेत्र में लंबे समय से प्रयोग में आ रही हों, ऐसी प्रथाएं जो किसी परिवार या क्षेत्र में लंबे समय से आ रही हों, या ऐसी प्रथाओं को जब विधि का बल प्राप्त हो जाए तो वह प्रथा क्या होगा? रूढ़ी कहलाती है। ऐसी प्रथा जो किसी परिवार, फैमिली में या किसी क्षेत्र में या समाज या किसी अन्य किसी कस्बे या कहीं भी बहुत लंबे समय से आ रही हो, तो या उस पर किसी विधि का बल हो जाए तो ऐसी प्रथा क्या कहलाएगी? रूढ़ी कहलाएगी। ठीक है, वही रूढ़ी कहलाती है। ये रूढ़ी का मतलब हमने बताया। अब देखिए किसी रूढ़ी को न्यायालय द्वारा मान्यता कब दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी रूढ़ी को न्यायालय द्वारा मान्यता कब दिया जाता है? तो न्यायालय द्वारा मान्यता इन विभिन्न परिस्थितियों पर दिया जाता है जब वो प्रथा या रूढ़ी ये सब चीज़ें कंप्लीट करती हैं, तभी वो रूढ़ी मानी जाती हैं। जो भी प्रथा आप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह रूढ़ी कब मानी जाएगी? जब वो ये सब चीज़ें कंप्लीट करेंगी तब मानी जाएगी रूढ़ी। जैसे कोई फॉर्म हम भरने जाते हैं तो उसमें योग्यता मांगता है। योग्यता में ये कहता है कि भाई आप PCSJ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपकी एज फला होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। ठीक है, और लॉ से ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो ये समस्त चीज़ें आपकी मांगता है, आयोग के द्वारा मांगी जाती है निर्धरता, तभी आप उसके योग्य होंगे। उसी तरह ये है, तो किसी रूढ़ी के लिए ये योग्यताएं हैं, ये प्रथाएं हैं कि ये मतलब योग्यता मानी जाती है कि कोई भी प्रथा है तो उसमें ये चीज़ें होंगी तभी वो रूढ़ी मानी जाएगी। ठीक है, तो किसी रूढ़ी को न्यायालय द्वारा मान्यता दिए जाने के लिए आवश्यक तत्व,
न्यायालय कब मान्यता देगा? जब ये सब चीजें किसी प्रथा में विद्यमान होंगी। क्या है? पहला, प्राचीनता, प्राचीन होनी चाहिए, काफी लंबे समय से वो चली आ रही हो। सेकंड, निरंतरता, बिना रोक टोक के निरंतर चली आ रही हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़ी हो। तीसरा, युक्तता होनी चाहिए, रिजनेबल होनी चाहिए, देख कर ही लग जाए कि हाँ ये प्रथा है, ये रूढ़ि का रूप ले सकती है। निश्चितता, वो कंफर्म होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग। ये नहीं है कि मार पीट करके या ऐसे करके किसी वो प्रथा एक्सेप्ट कर ले, नहीं, वो शांतिपूर्ण ढंग से चली आ रही है। अगर कोई आपका रास्ता है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से चले आ रहे हैं, उसी से लोग आ रहे हैं, तो वो ये सब क्या है आपका, ये माना जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रयोग कर रहे हैं उस सब चीज़ों को। लास्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये कहा गया कि लोक नीति के विरुद्ध न हो। ठीक है। इसे जो आप जिस प्रथा को आप कह रहे हैं कि रूढ़ि का रूप ले, तो वह प्रथा जो है वह लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो ये सब एलिमेंट जब उस प्रथा में विद्यमान होंगे तभी ये क्या होगा, ये रूढ़ि का रूप लेगी। ठीक है, रूढ़ि का रूप लेगी, अन्यथा नहीं ले सकती। तो ये रूढ़ि के लिए आवश्यक एलिमेंट है। जैसे अब देखिए रूढ़ि से संबंधित, जैसे कुएं से पानी पीने का अधिकार है हमारा। कुआं है एक, कुएं में लोग पानी पीने आते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या उस कुएं से पानी पीने का आपको राइट है? अब ये दिखाया जाता है कि भाई बाबा आजम जमाने से लोग उसी कुएं के से पानी पी रहे हैं, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला का मोहल्ला उसी गांव से पानी पी रहा है। तो ये सब फैक्ट जो आप बता रहे हैं, तो वो सेक्शन 13 के अंतर्गत आपका सुसंगत माना जाएगा। ये बताया जाएगा कि भाई प्रथा हमारी चली आ रही है, ये ऐसी प्रथाएं हमारी है कि इसी कुएं से लोग पानी पिएंगे, तो वो आपका सेक्शन 13 के अंतर्गत क्या माना जाएगा, सुसंगत तथ्य माना जाएगा, अगर आप ये दर्शा देते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मछली पकड़ने का अधिकार है, जैसा कि दृष्टांत में भी एक दिया गया है आपको कि यदि किसी विवादित तथ्य यह है कि क्या फैक्ट इन इशू यह है कि क्या उस फला व्यक्ति को मछली पकड़ने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए विवादित तथ्य ये रहा कि क्या ए को मछली पकड़ने का अधिकार है जहाँ से वो मछली पकड़ता है, क्या उसे राइट है? ए यह बताता है, ये फैक्ट इन इशू है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है कि क्या उसे उस व्यक्ति को मछली पकड़ने का अधिकार है। ए बताता है कि हम यहाँ जो मछली पकड़ रहे हैं ये हमारे दादा परदादा के ज़माने से चला आ रहा है, जो तालाब मेरा है, और तालाब से पहले वो मछली पकड़ा करते थे, आज मैं मछली पकड़ रहा हूँ। और यह सब फैक्ट, और इसके अलावा वहाँ जो गांव के लोग रहते हैं या अगल बगल पड़ोस के लोग रहते हैं, ये भी कहते हैं कि हाँ भाई उसका राइट है, वो उसके परिवारजन जो शुरू से हैं वो मछली यहाँ पे पकड़ते हैं। तो उन सभी लोगों के जो फैक्ट हैं वो सेक्शन 13 के अधीन क्या होंगे, सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपकी सेक्शन 13 के अंतर्गत हैं। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, ज़्यादा माथापच्ची मत करिएगा। सेक्शन 12 में हमने बताया, एक लाइन पढ़िए, नुकसानी की अवधारणा या निर्धारण में जो फैक्ट लाए गए हैं न्यायालय के समक्ष वो सुसंगत तथ्य माने जाएंगे। कोई भी फैक्ट सेक्शन 12 में हमने पढ़ा। सेक्शन 13 में हम पढ़ेंगे अधिकार या रूढ़ि, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य की बात की जा रही है। सेक्शन 13 में ध्यान रखिएगा, अधिकार या रूढ़ि, जब भी अधिकार या रूढ़ि आएगा एक जगह और आएगा, हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे विशेषज्ञों की राय में, तो वहाँ भी अधिकार या रूढ़ि के संबंध में बात की गई। वहाँ मैं अंतर आपको बताऊंगा कि सेक्शन 13 और वहाँ में क्या अंतर है, उसको आप पकड़ लीजिएगा। तो अधिकार या रूढ़ि बहुत जगह नहीं है, आप याद रखिएगा सेक्शन 13 में ही क्या है, अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य की बात की गई है। ठीक है, वहाँ राय की बात की जाएगी, जब हम पढ़ेंगे विशेषज्ञों की राय का, वो ध्यान रखिएगा, तो आप पकड़ लेंगे। ये देखिए, ये प्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, और मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, फुल क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा।
फुल क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन के साथ ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन प्री के हिसाब से पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अधिकार या रूढ़ि जब भी आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ सुसंगतता ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ राय पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। मैं बताऊंगा जब आगे आएगा टर्न विशेषज्ञों की राय हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ मैं अंतर आपको दोनों को अंतर बताऊंगा कि क्या है, उस दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ प्री के हिसाब से सिर्फ चुपचाप ये आप पकड़ लीजिए कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है। जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य की बात की जा रही है जहाँ पे। ठीक, इतनी चीज़ें आप सेक्शन 13 में पढ़ लीजिए। हमने ये इतनी चीज़ों को बताया आपको कि अधिकार क्या होता है, रूढ़ि क्या होता है, और रूढ़ि प्रथा को रूढ़ि कब माना जाता है, उसके आवश्यक तत्व क्या होंगे, क्या क्या उसमें चीज़ें विद्यमान होनी चाहिए। कुछ जो आपकी एक दृष्टांत था, कुछ एग्जाम्पल थे, उसके विषय में हमने बताया। तो ये रहा आपका सेक्शन 12 और 13 हमने आज कवर किया। आगे हम लोग सेक्शन 14 पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। ध्यान आप लोग पहले से भी पढ़ के आया करिए, तो इससे क्या होगा, मुझे बताने में सहूलियत होगी। मैं बताऊंगा जो वो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सेक्शन 14 नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। यदि यहाँ तक आपने देखा है हमारी वीडियो को और यदि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।